हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। दोस्तों यहाँ पर एनसीएल की तरफ से बड़ी भर्ती निकली है जो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है, जिसमें अच्छी खासी पोस्टें आई है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या और दिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड अ मिनिस्ट्रियल कंपनी एंड अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस पंजराय भवन मोरवा सिंगरौली में है, एमपी इंडिया में है ना। इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर जैसे कि दिया हुआ है NCL/HQ/PD/मैन पावर DR/2020-21/466। डेट दी हुई है 10/7/2020 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, एनसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। एनसीएल जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करती है इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए, और जो इसका पोस्ट मेंशन किया गया टेबल ए पर दिया गया। और रेगुलर डेवलपमेंट अक्रॉस माइंस एंड एस्टेब्लिशमेंट एनसीएल सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो माइंस दी हुई है वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में पोजीशन और क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। द डिफरेंट पोजीशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी आर प्रोवाइडेड इन टेबल ए। तो चलिए जान लेते हैं कि टेबल ए पे कौन सी पोजीशन और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए दिया हुआ है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। सेम इसी प्रकार असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए दिया है, उसके लिए भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच से। इसके बाद आ जाता है टेक्नीशियन पोजीशन के लिए टेक्नीशियन फिटर, इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड से 2 साल का। एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी चल सकता है, और 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। इसके बाद दिया हुआ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और साथ में 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। इसके बाद टेक्नीशियन टर्नर के लिए दिया है, उसके लिए भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का टर्नर ट्रेड से, और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। इसके बाद टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए दिया हुआ है, उसके लिए भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी बोर्ड से और 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी। इसके बाद लास्ट में टेक्नीशियन वेल्डर के लिए दिया है, उसके लिए भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से 2 साल का। एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी चलेगा, और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ है। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और फॉर्म सबमिशन की 25/8/2020 दी गई है, और यहाँ पे दिया है डिग्री वाले या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या आईटीआई जो डिस्टेंस लर्निंग से या पार्ट टाइम पास किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। सेकंड नंबर पर पोजीशन एंड वैकेंसी के बारे में बताया गया है। फर्स्ट नंबर पर असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए पोस्टें दी हुई है। जनरल के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 0, एससी वाले के लिए 1, एसटी वाले के लिए 1 और ओबीसी वाले के लिए 1 दिए है। तो टोटल इस तरह 7 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की है। फिर उसके बाद असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए दिया है, उसके लिए 2 अलग अलग दी हुई है। एक एग्जामिनेशन जिसमें जनरल के लिए 20 दी हुई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 दी हुई है, और ओबीसी के लिए 7 है। इस प्रकार टोटल 47 दी हुई है, और ऐसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के 12 टोटल जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, एसटी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 3 है। इस प्रकार टोटल 25 वहाँ पे दी हुई है। इस तरह देखा जाए तो टेक्नीशियन फिटर के लिए टोटल पोस्ट 125 यहाँ पे दी हुई है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए 141 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। टेक्नीशियन टर्नर के लिए 16 पोस्ट दी हुई है। टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए 8 दी हुई है। टेक्नीशियन वेल्डर के लिए यहाँ पे 62 पोस्ट दी हुई है। इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। इसके बाद नोट भी दिया गया है जिसमें यही बताया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी टेबल बी पे मेंशन है, और जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पर डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सभी पोस्टों के सामने किस प्रकार की डिसेबिलिटी कैटेगरी दी हुई है, जो एलिजिबल है वो आप देख सकते हैं। नंबर 4 पर यहाँ पर हाई क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए
डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी अदर ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल से रिलेटेड जो ब्रांच है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए भी मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल की डिग्री हायर एजुकेशन में होना चाहिए। और 11 ट्रेड जो उससे संबंधित और जो ब्रांच है वो एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, एनिमेशन, थर्मल, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सब एलिजिबल नहीं है। इसके बाद 5th नंबर पर ट्रेनिंग पीरियड और पे स्केल के बारे में बताया गया। सभी पोस्टों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड है और सबका पे स्केल भी अलग अलग दिया हुआ है। 6th नंबर पर यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 पर एज लिमिट और एज में रिलैक्सेशन से संबंधित पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 8 में एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। ST/SC वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। पॉइंट नंबर 9 में डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह की डिसेबिलिटी अलाउ है और उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है आदि। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में कैंडिडेट के अगेंस्ट एक्शन के बारे में बताया गया है। यदि फॉर्म गलत भरते हैं या फिर एग्जामिनेशन में मिसबिहेव करते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित बात बताई गई है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनकी लिस्ट उतरेगी। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए और ST/SC वालों के लिए 40% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा, कैसी पोस्ट दी हुई है, ये सभी इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरने से पहले देख लें और उसी हिसाब से फॉर्म भरें। ये सब इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है इसके लिए पॉइंट 3 पे सब मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस पेमेंट करना है, फिर अप्लाई करना है और फिर फॉर्म को सबमिट करना है। ये सभी इंस्ट्रक्शन पॉइंट नंबर 13 में दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 14 में कुछ स्पेशल नोट्स दिए हुए हैं कि किस तरह से एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। पॉइंट नंबर 15 में कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है। फॉर्म की लिंक जो एक्टिवेट होगी वो 3/8/2020 को होगी और जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो 25/8/2020 को होगी और जो एडमिट कार्ड है, रिटर्न एग्ज़ाम डेट है, ये सभी आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा। आपको पास मैसेज के थ्रू आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों को आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।